एवरीवन, वेलकम टू मंजीत ह्यूमैनिटीज पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब लोग सैम्पल पेपर का सीरीज कर रहे थे। हम लोगों ने 5 सैम्पल पेपर को कंप्लीट कर लिया है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन को। हर एक सैम्पल पेपर में 21 ऑब्जेक्टिव का पूरा जो सीरीज होता है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो 5 सैम्पल पेपर हम लोग के चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस के 5 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उसको भी, इस वीडियो के बाद आप उसको भी देख लीजिए, जिससे आप लोग की जो प्रिपरेशन है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। देखिए दोस्तों, हम लोग को नियर अबाउट 30 सैम्पल पेपर करना है और 30 सैम्पल पेपर में नियर अबाउट 900 to 1000 क्वेश्चन हम लोग को मिल जाएंगे और उससे हम लोग के एग्जाम में 21 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो नियर अबाउट उससे क्वेश्चन से 900 to 1000 क्वेश्चन करने से आपको 21 क्वेश्चन एज इट इज़ एग्जाम में मिलने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सैम्पल पेपर काफ़ी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और एज इट इज एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वही आपको सेम टू सेम यहाँ से क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ये काफ़ी लेटेस्ट सैम्पल पेपर है, तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर कोई आपको सजेशन है या कोई भी चीज़ों पे क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में लिख सकते हो मुझे, मैं हर एक कमेंट का आपको आंसर दूंगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब वन ऑफ द की फीचर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन मिडल इंडिया। देखिए, मिडल इंडिया का ये जो क्वेश्चन है कई बार आ चुका है, मतलब अभी हम लोगों ने प्रीवियस 5 जो सैम्पल पेपर सालों के उसमें भी कई बार पूछा हुआ है। तो भक्ति मूवमेंट जो मिडल इंडिया का है वो मेनली एक चीज़ पर एम्फेसाइज करता था, कास्टिज्म जो था उसके अगेंस्ट था पूरी तरीके से, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता था, अपने पर्सनल डिवोशन की बात करता था कि पर्सनली डिवोटेड रहिए। अलवार की पूजा करना हो तो अलवार की पूजा करना है तो अलवार की पूजा करिए, नैनार की पूजा करना है तो नैनार की पूजा करिए। अलवार और नैनार क्या होते हैं? अलवार का जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, नैनार मतलब जो शिव जी की पूजा करते हैं। तो मेनली ये कास्टिज्म के अगेंस्ट आया हुआ था, ठीक है, वैदिक ट्रेडिशन के क्या था? अगेंस्ट था। तो चलते हैं ऑप्शन पे देखते हैं। द भक्ति मूवमेंट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ डिवोशन। आइडिया ऑफ डिवोशन को तो इसने रिजेक्ट नहीं किया था। फोकस सोल्डली इलेबरेट द रिचुअल एंड रिलीजियस, ये नहीं, रिचुअल्स एंड द रिलीजियस सेरेमनीज को नहीं, और आइडिया ऑफ डिवोशन पे ये काम नहीं करता था। द भक्ति मूवमेंट एम्फेसाइज, बी ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। द भक्ति मूवमेंट एम्फेसाइज ए पर्सनल एंड द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड, ऑफ्टन द कटिंग अक्रॉस द कास्ट एंड द सोशल बैरियर। कास्ट और सोशल बैरियर्स को ये पूरी तरीके से बाइकाट करते थे, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हमारा जो है राइट यस हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। टू विच डायनेस्टी द प्रोमिनेंट विजयनगर रूलर कृष्णदेव राय बिलोंग। कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? इसका एक ट्रिक है, इसका हम लोगों ने एक ट्रिक बना रखा है, के टी। तो कृष्णदेव राय जो हैं वो तुलु डायनेस्टी से हैं। के मतलब कृष्णदेव राय और टी मतलब तुलु डायनेस्टी, ठीक है। विजयनगर एम्पायर को से बिलोंग करते थे। विजयनगर एम्पायर को किसने इस्टेब्लिश किया हुआ था? तो हरियर एंड बुक्का ने। डेट आप लोग को पता ही है, 1336 में। ओके, द मुगल स्टेट हैविली डिपेंडेंट ऑन द रेवेन्यू कलेक्टेड। थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, एसर्शन एंड रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करना होता है, क्योंकि ए और बी में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ए होगा कि बी होगा। तो अगर ए को ऑप्शन रीड करने के बाद अगर आप माइंड में कॉज बोलते हो या क्योंकि बोलते हो, अगर दोनों के दोनों मैच कर जाते हैं तो ए, और अगर दोनों के दोनों मैच नहीं करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देखते हैं ए होता है कि बी होता है कि सी और डी होता है। द मुगल स्टेट हैविली डिपेंड ऑन द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। मुगल का स्टेट या कोई भी स्टेट उस समय था वो मेनली एग्रीकल्चर पे ही पूरी की पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। विच फॉर्म द प्राइमरी सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ एम्पायर। उस समय टाटा वाटा रिलायंस तो था नहीं, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर एम्पायर, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ द इनकम क्या था? एग्रीकल्चर ही था। तो पहला ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है द मुगल इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम को क्या किया था? मुगल ने इंट्रोड्यूस किया था। बिल्कुल सही बात है। मनसबदारी सिस्टम में मनसबदार को इन्होंने बैठाया हुआ था और वो क्या करते थे? कलेक्ट करते थे टैक्स को, और उस टैक्स को कहाँ पर लास्ट में भेजा जाता था? मुगल एम्पायर। मनसबदार भी कुछ टैक्स का पार्ट रखता था जिससे वो अपनी आर्मी और मिलिट्री को क्या करता था? मेंटेन रखता था। ओके, तो मेनली ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट हैं करेक्ट हैं और ए ऑप्शन इसका होगा, करेक्ट होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश ने, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो रैयतवाड़ी सिस्टम जो था वो 1820 में आया था। कहाँ पर आया था? साउथ इंडिया में आया था, साउथ इंडिया में आया था, ठीक है। तो 1820 में आया था, साउथ इंडिया में आया था। किसने लॉन्च किया था ये भी याद रखिएगा, टॉमस मुनरो ने। यहाँ पर डायरेक्ट सेटलमेंट किससे होती थी? पीजेंट से हो जाती थी। परमानेंट सेटलमेंट में डायरेक्ट जमींदार से सेटलमेंट होता था, इसमें डायरेक्ट पीजेंट से सेटलमेंट होता था, यही इसमें डिफरेंस था। तो द रैयतवाड़ी सिस्टम इन्वॉल्व डायरेक्ट सेटलमेंट विद द रैयत, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रैयत मतलब किसान होता है, पीजेंट होता है। तो डायरेक्ट मैंने अभी बताया आप लोग को, रैयतवाड़ी सेटलमेंट में रैयत नाम से ही क्लियर है, रैयतवाड़ी यानी कि रैयतवाड़ी मतलब कि पीजेंट से ही सेटलमेंट होगा। ओके, तो रैयत से। ओके, सेकंड है लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय जमींदार। लैंड रेवेन्यू क्या जमींदार कलेक्ट करके देता था? नहीं, जमींदार तो परमानेंट सेटलमेंट में कलेक्ट करके देता था। यहाँ पर डायरेक्ट कौन देता था? रेंट पीजेंट से ही डायरेक्ट ब्रिटिशर्स मांग लेते थे। तो जो बी ऑप्शन हमारा है वो हो जाएगा, बी ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा गलत। ओके, थर्ड ऑप्शन द रैयत वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेइंग द रेवेन्यू डायरेक्टली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। तो 1 एंड 3, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड कैनिंग आपको पता है जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके उस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। भारत के उस समय वो थे, ठीक है, वायसराय थे उस समय, ठीक है। उस समय तो वायसराय होते थे, उसके बाद गवर्नर जनरल होने लगे। तो ए का 3 मैंने आप लोग को मैच द फॉलोइंग वाले में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है तो एलिमिनेशन मेथड से यूज करके आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो ए का 3 यहाँ पर देखिए, तो ए ऑप्शन में ए का 3 है, डी ऑप्शन में ए का 3 है। तो बी और सी जो है हमारा कट गया पहले ही, ठीक है। अब हम चलते हैं सर ह्यूज रोज। अगर आप लोगों ने मणिकर्णिका मूवी देखी है, मणिकर्णिका मूवी जो कंगना रनौत की है, तो वहाँ पर जो सर ह्यूज रोज है जो उनके अगेंस्ट पूरी तरीके से वॉर करता है। तो यहाँ पर हो गया कमांडर ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेज इन झांसी। झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थे उनके अगेंस्ट किसको भेजा गया था? सर ह्यूज रोज को भेजा गया था। तो बी को 2, तो ए और डी ऑप्शन बचा हुआ था, तो बी का 2 यानी ए ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से करेक्ट हो गया। ओके, जॉन लॉरेंस के बारे में आपको पता है, ये पंजाब के गवर्नर जनरल थे। हेनरी लॉरेंस ने रिलीफ ऑफ लखनऊ के टाइम पे आप लोगों ने पढ़ रखा है चैप्टर में, रिलीफ ऑफ लखनऊ में वो बचाने जाते हैं। तो 5 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द मूवमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप लोग को और आपको क्या करना है, मूवमेंट के बारे में आपको बताना है। इट वॉज द लॉन्च बाय द महात्मा गांधी इन 1942। 1942 में एक ही मूवमेंट लॉन्च हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी ने बॉम्बे से लॉन्च किया था, इसको ये याद रखिएगा। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 2 जो था 1939 से लेकर के 44 तक चला था, 1939 से लेकर के 44 तक चला था ये वर्ल्ड वार। ओके, तो गांधी जी ने उसी समय पे क्विट इंडिया मूवमेंट वो किया था जिसमें अंग्रेजों को बोला था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और स्लोगन दिया था डू और डाई, मतलब करो या मरो का उन्होंने दिया हुआ था, बिल्कुल सही। और इट मार्क द डिसेसिव फेज इन द इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, और एक काफ़ी बड़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्पैक्ट करता है इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा इज द राइट आंसर, बी। ओके, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बारे में आइडेंटिफाई द फिगर, तो ये पूरी की पूरी जो हमारी पर्सनालिटी है अंबेडकर जी हैं, तो भीमराव अंबेडकर पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए की फीचर ऑफ द हड़प्पन अर्बन प्लानिंग। हड़प्पन अर्बन प्लानिंग, देखिए कभी भी अर्बन प्लानिंग की बात हो तो अर्बन प्लानिंग में आप टाउन प्लानिंग की बात हो तो फर्स्ट चीज़ आप हमेशा याद रखें ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न ही अर्बन प्लानिंग में सबसे कोर था। तो ग्रिड पैटर्न क्या होता है आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, इस तरीके हाउस बनाया जाता था, मतलब एक हाउस के नीचे एक हाउस, एक हाउस के नीचे एक हाउस, ठीक है। ग्रिड पैटर्न इस तरीके से होता था। ओके, ये हमारा ग्रिड पैटर्न था। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रिड पैटर्न है, तो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम एंड द ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हमारा इज द राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अशोका धम्मा। अशोका के धम्मा के बारे में इनकरेक्ट पूछा हुआ है, काफ़ी ध्यान से ऐसे स्टेटमेंट पढ़िएगा, इनकरेक्ट और करेक्ट में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो अशोका का धम्मा की फिलॉसफी क्या थी, तो उससे पहले अशोक ने क्या किया था, बौद्धिज्म जब अडॉप्ट कर लिया था उन्होंने धम्मा की फिलॉसफी लेकर आई थी। उन्होंने अपने जो रॉक इंस्क्रिप्शन होते थे, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, उसमें रूल्स लिखवा देते थे। रूल नंबर 1 अपने एल्डर सिटीजन की सेवा करना है, रूल नंबर 2 ब्राह्मणों की सेवा करना है, रूल नंबर 3 डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ अच्छे तरीके से वो करना है, रूल नंबर 4 सर्वेंट के साथ
रूल नंबर 4, एक मिनट रुक, कहाँ चला, ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो रूल नंबर 4, इन्होंने अरे अपने एक सर्वेंट के साथ अच्छे तरीके से एथिकल बिहेव करना है। ये पूरी की पूरी धम्मा की फिलॉसफी है। अब कई लोग ये सोचेंगे कि धम्मा में क्या वो बौद्धिज्म ही था? नहीं, बौद्धिज्म नहीं था। अशोका सारे रिलीजन को एक समान मानता था। तो धम्मा की जो फिलॉसफी थी बौद्धिज्म से प्रभावित तो थी, लेकिन सिर्फ बौद्धिज्म को इम्फेसाइज नहीं करता था, पूरी तरीके से सारे रिलीजन को लेकर चलता था। तो अशोका धम्मा को फोकस्ड ऑन पीस, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। वेरी गुड, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इफ़ यू आर द रिसर्चिंग द रोल ऑफ वुमेन, अगर आप वुमेन के रोल को रिसर्च कर रहे हो हिस्ट्री में विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर, और फैमिली की स्ट्रक्चर को जानने चाहते हो कि फैमिली में क्या उनका वो था, रोल था, वुमेन एम्पावरमेंट थी कि नहीं थी, रिसोर्सेज थे कि नहीं थे, पैसे थे कि नहीं उनके पास, एंड द किनशिप में क्या था, वो राजा बनती थी कि नहीं बनती थी, कुल क्लैन उनका कैसा था, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर जानना हो, इंडियन सोसाइटी विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन से सोर्सेज पढ़ करके आप अपने इंडियन वुमेन का रोल जान सकते हो उस टाइम पे, कौन से सोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल हैं जिससे आपको पता चल जाए कि इंडियन के वुमेन का उस समय कंडीशन क्या था। तो सबसे पहली बात है कि उस टाइम पे वुमेन के कंडीशन को जानने के लिए एक ही चीज़ थी, मनुस्मृति। मनुस्मृति में ही स्त्री धन, वुमेन एम्पावरमेंट की तो बात नहीं की गई है, प्रॉपर्टी की बात, सब चीज़ों की बात उसी में की गई है, वर्ण व्यवस्था, सब चीज़ें मनुस्मृति में की गई हैं। ओके, तो 10 का बी। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक कर लीजिए। अगर आपको कोई कमेंट है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप इस पर सजेस्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। स्तूपा, बिहार, चैत्य एंड द तोरण, ये चारों के चारों को वो है। तो सबसे पहले देखिए, तोरण जो होता है ना, तोरण जो होता है वो तोरण को हम लोग क्या बोलते हैं? गेटवे बोलते हैं। वेरी गुड। जो बाहर के साइड में जो गेट लगा, गेट के होता है ना, जो वजह से ये स्टैचू हो गया, स्तूपा हो गया, स्टैचू नहीं स्तूपा, ये जो स्तूपा हो गया, तो इसके जो साइड में जो सांची के जो स्तूपा हैं और साइड में जो गेट लगे हुए हैं, साइड में जो गेट लगे हुए हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो डी का 4, अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, डी का 4, तो बी और सी दोनों में लगा हुआ है। ठीक है, ओके। तो देखिए, स्तूपा की अगर हम लोग बात करें तो स्तूपा जो होता था मॉन्क्स लिविंग क्वार्टर, तो ए का हो गया 2। बी का जो है वो बिहार जो होता था जहाँ पर वो लोग प्रेयर करते थे, जो भिक्षु आते थे वो प्रेयर करते थे। तो स्तूपा मॉन्क्स लिविंग क्वार्टर, स्तूपा को पूरे स्तूपा को मॉन्क्स की लिविंग क्वार्टर बोलते थे, जहाँ पर वो लोग निवास करते थे। विहार जो होते तो प्रेयर हॉल को बोलते थे। ठीक है, तोरण जो है वो गेटवे को बोलते थे। और चैत्य किसको बोलते थे? प्लेस फॉर द मोनेस्टिक असेंबली, जहाँ पर मोनेस्टिक लोग असेंबल होते थे उनको बोलते थे चैत्य। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? मैच कर लेंगे, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा बिल्कुल सही, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार और आप इसको अच्छे तरीके से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड इब्न बतूता ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग हिज ट्रेवल इन द 14th सेंचुरी। अब इब्न बतूता कब के टाइम में आया होता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बारे क्वेश्चन आ चुका। 1336 के टाइम पे दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी बना दिया। इसने एक बुक लिखी थी, ट्रैवलिंग बुक, जिसका नाम था रिहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चाइना भी भेजा था। तो इसने मेनली कास्टिज्म के बारे में तो लिखा ही, कास्टिज्म के बारे में उतना नहीं लिखा है, मेनली ये रॉयल पैलेस के बारे में, दिल्ली दरबार के बारे में चीज़ों को लिखा हुआ है। ठीक है, मार्केट के बारे में, स्लेब के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन अपना सही होता है। द कास्ट सिस्टम एंड द रोल ऑफ लोकल मार्केट, बिल्कुल सही। रोल ऑफ लोकल मार्केट, मार्केट के बारे में सबसे ज़्यादा इब्न बतूता लिखा हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पोएट्री भक्ति संत कंट्रीब्यूट द रिलीजियस लैंडस्केप इन मिडल इंडिया। अभी हमने इस वीडियो में ये आप लोग को बताया कि भक्ति मूवमेंट कभी भी आए तो आप समझ लीजिए कास्टिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट, तुरंत माइंड में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, बाय कोडिफाइंग द कास्ट रेगुलेशन विद इन द टेम्पल, ओके, बाय प्रमोटिंग द डिवोशन बियॉन्ड द कास्ट, ये
सॉरी दोस्तों, ये ए वाला नहीं बी वाला ऑप्शन होगा, दोनों में कास्ट है ना। तो यहाँ पर बाय प्रमोटिंग द डिवोशन बियॉन्ड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के बिना भेदभाव किए, बिना कोई कास्ट का भेदभाव किए। अला वाला ऑप्शन भी देखिए, बाय कोडिफाइंग कास्ट रेगुलेशन विद इन टेम्पल, ही गलत हो जाएगा। बाय प्रमोटिंग द डिवोशन बियॉन्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना रहे और सबको क्या करिए सेम मान करके और एक तरीके से डिवोटेड होना है, लेकिन कास्ट की बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What insight to the large temple complex in Vijayanagara provide about the social and the economic priorities of the Vijayanagar Empire? What insight to the large temple complex in Vijayanagara? अब large temple complex जो विजयनगर एम्पायर के हैं वो क्या शो करते हैं, किसके बारे में शो करते हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर, वो क्या शो करते हैं सोशल और इकोनॉमिक विजयनगर एम्पायर के बारे में। ओके, तो अब चलते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। दे इंडिकेट द टेम्पल सर्व्ड प्राइमरली एज द मिलिट्री फोर्टिफिकेशन, क्या मिलिट्री के लिए बनाया गया था क्या ये? नहीं, मिलिट्री के लिए टेम्पल क्यों बनाया जाएगा। दे हाईलाइटेड द रोल ऑफ टेम्पल एज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड डिवोशन, बिल्कुल सही, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, ये बनाया गया था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए टेम्पल और सेंटर था, और यहाँ से इनको रॉयल पैट्रोनेज में मिलती थी, ऊपर से इनको अथॉरिटी मिलती थी, डिवाइन किंग का भी कॉन्सेप्ट था यहाँ पर इनका। सी ऑप्शन पढ़ते हैं। द रिवील द टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द रॉयल फैमिली, क्या रॉयल फैमिली की यूज के लिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। द टेम्पल सो द टेम्पल वर द इनसिग्निफिकेंट एम्पायर इकोनॉमिक सिस्टम, नहीं ये सबसे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंपेयर द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम अंडर द मुगल एम्पायर एंड व्हाट डिड द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया। अब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया जब था और उसके पहले जो मुगल डायनेस्टी थी, तो मुगल डायनेस्टी में और ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे, दोनों में क्या डिफरेंस थे, उनके जो टैक्सेशन सिस्टम था और इनके जो टैक्सेशन सिस्टम था। तो मेनली देखिए टैक्स के जो सिस्टम दोनों में थे ना, इन दोनों में डिफरेंसेज ये थे कि ये परमानेंट सेटलमेंट ला करके इन्होंने फिक्स्ड कर दिया, इन्होंने क्या किया, फिक्स कर दिया। और जो मुगल थे वो क्या करते थे, बार बार रिवेन्यू को रीअसेस करते थे, जमा और हासिल के थ्रू क्या करते थे, रीअसेस करते थे। जमा और हासिल आपके मुगल डायनेस्टी वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है, तो बार बार वो रीअसेस करते थे, रीअसेसमेंट करते थे, और ब्रिटिश क्या करते थे, फिक्स्ड कर देते थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा है, जो मुगल सिस्टम था वो रीएवेन्यू रीअसेसमेंट करते थे। कभी भी मान लीजिए ड्रॉट आ गया, फेमाइन आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी आ गया, तो बार बार रीअसेस करते थे कि कितना टैक्स लगना चाहिए। जबकि ब्रिटिश आ गए, बोले कुछ भी आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, आप मरो या जियो, लेकिन आपको फिक्स्ड रिवेन्यू टैक्स आपको देना का ही देना है। तो ये दोनों का दोनों ये बीच में डिफरेंसेस था, ये याद रखिएगा। परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिशर्स ने लॉन्च कर दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस को ला करके 1793 में, उसके पहले रीअसेसमेंट वाला चलता था, ये याद रखिएगा मनसबदार के थ्रू। ओके, व्हाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड व्हाट वाज द प्राइमरीली गोल, प्राइमरी गोल क्या था ब्रिटिश का, परमानेंट सेटलमेंट क्यों 1793 में क्यों परमानेंट सेटलमेंट लेकर के आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने ये इसलिए लेकर आया था कि इनकी जो रिवेन्यू है वो फिक्स हो जाए, क्योंकि इसमें भी 20 to 30 ईयर तक के लिए टैक्स फिक्स कर दिया गया था कि वो उतना पैसा मिलना ही मिलना है। अगर उतना पैसा मिलने लगेगा तो उस पैसे का ये लोग एक फिक्स रेवेन्यू हर साल इनको मिलने लगेगा, तो उसका यूज करके ये लोग अपने आर्मी को स्ट्रांग कर सकते हैं, उसका यूज करके ये अपने फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, उसका यूज करके ये नए नए ट्रेड कर सकते हैं। तो मेनली इसलिए इनको परमानेंट सेटलमेंट इनको लॉन्च करना पड़ा ब्रिटिशर्स को। तो रिवेन्यू को क्या करना था, इनको स्टेबलाइज करना था। डी ऑप्शन जो हमारा है, जो स्टेबलाइज द रिवेन्यू कलेक्शन बाय ग्रांटिंग जमींदार राइट ओवर द लैंड रेवेन्यू। ए ऑप्शन है टू क्रिएट द हेरिडेटरी लैंड ऑनरशिप सिस्टम, ये नहीं होगा, पीजेंट में हेरिडेटरी लैंड ऑनरशिप थोड़ी नहीं रखना था। इस्टेब्लिश ए टैक्स फ्री सिस्टम तो लाना नहीं था, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको अरेंज कर देना है, अरेंज करने के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें क्या कौन सा ऑप्शन है पढ़ लेते हैं। ओके, 1857 का इस सारा के सारा उसी टाइम का है, रिवॉल्ट के टाइम का है। तो एनेक्सेशन ऑफ अवध, इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल, ये तो लास्ट में ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सीज ऑफ लखनऊ। ओके, तो सबसे पहले देखिए जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, जिसकी वजह से 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जो पॉलिसी थी इनकी पॉलिसी बहुत गलत थी। सबसे पहले इन्होंने सब्सिडरी अलायंस लेकर आया था 1820 में, तो यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस तो नहीं है। उसके बाद इन्होंने 1948 के अराउंड क्या किया था,
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ला करके पूरी तरीके से एक के बाद एक एनेक्सेशन किए जा रहे थे स्टेट का। कभी कोई स्टेट एनेक्स कर लिया, कभी कोई स्टेट एनेक्स कर लिया, कभी झांसी, कभी अवध, कभी सतारा, कभी कोई नागपुर। पूरे के पूरे लोगों को, पूरे के पूरे स्टेट को बाई स्टेट, किंग बाई किंग, सबको ये अपने ब्रिटिश एम्पायर में शामिल किए जा रहे थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था 1948 के टाइम पे। ओके, एनेक्सेशन ऑफ अवध 1956 के टाइम पे हुआ था। सीज ऑफ लखनऊ तो आपको पता ही, अपनों ने चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो उस टाइम पे हुआ था। उसके बाद से लास्ट है, तो फिर सबसे पहले 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 3 से हमारा जो सबसे पहले है, तो 3 से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले 3, ओके। 3, 1, 2, 4, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिमांड वाज द सेंट्रल टू द डांडी मार्च। डांडी मार्च देखिए, डांडी मार्च जो हुआ था उस समय 1930 टाइम के अराउंड, 30 के अराउंड। तो उस टाइम पे जो हुआ था डांडी मार्च, डांडी मार्च में देखिए मेनली वो था सॉल्ट के लिए इन्होंने किया था। सॉल्ट पे उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी, सॉल्ट पे उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, और सॉल्ट जो थी वो बेसिक नीड थी। तो इन्होंने क्या किया था, देखिए अब ऑप्शन देखिए, हायर वेजेस फॉर द इंडियन फैक्ट्री वर्कर, नहीं, सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च उसके लिए नहीं हुआ था। राइट टू द प्रोड्यूस एंड द कलेक्ट सॉल्ट इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल सही, इंडिपेंडेंटली ये सॉल्ट को कलेक्ट करना था, और सॉल्ट पे इन्होंने जो टैक्स लगा रखा था उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट किए थे महात्मा गांधी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फिगर इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आपको पता है। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, असेंबली के प्रेसिडेंट थे। जितनी भी असेंबली में लोग बैठे थे सबका क्या करते थे, वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ओके, यहाँ पे हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द हड़प्पन आर्टिफैक्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हड़प्पा की, और उस आर्टिफैक्ट को बताना, आर्ट एंड कल्चर को बताना किसकी बात हो रही है। ठीक है, इट वॉज द मेड ऑफ द सोप स्टोन, सोप स्टोन से बना होता था। डिपिक्टेड एनिमल्स एंड सिंबल, और इस पर एनिमल, कोई भी ऐसा एनिमल, कोई भी एनिमल, ठीक है, और सिंबल बना होता था। क्या था भाई, किस पर एनिमल और सिंबल और सिग्नेचर सब बना होता था। दिस आर्टिफैक्ट वर लाइकली यूज्ड इन द ट्रेड एंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेड के लिए इसका यूज होता था, तो ट्रेड के लिए सील्स का ही तो यूज होता था, और आइडेंटिफिकेशन भी सील्स से होता था, तो मेनली इसमें सील्स होगा। थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार और, देखते हैं कुछ और बता रहे हैं क्या। मेनी ऑफ दीज आर्टिफैक्ट बियर इंस्क्रिप्शन दैट रिमेन अनडिस्प्यूटेड। इस पर कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा है लेकिन उसकी लैंग्वेज नहीं पढ़ी जा सकी है, तो हमको नहीं पता चल रहा है। तो मेनली ये क्या है, सील्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज द सेंट्रल टू अशोका पॉलिसी ऑफ धम्मा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है, तो अशोका के भी हम लोगों ने ऊपर भी कर लिया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा है ये। बी ऑप्शन हम लोगों ने ऊपर भी लगाया था, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, वेलफेयर एंड ऑल सब्जेक्ट। ओके, तो आज हमारा इस सैम्पल पेपर 6 का क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर 30 सैम्पल पेपर का सीरीज जो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ऑब्जेक्टिव में दोस्तों 21 आफ्टर 21 से नीचे एक लोगों का भी नहीं आएगा। पूरे ऑब्जेक्टिव को हम लोग 100% कवर करके जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, हिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट में दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।